Hello everyone, Assalamu alaikum. I'm Amit Suhail and I hope you are doing well. We are discussing about a very important HR topic which is relevant to compensation. In our previous video, we discussed different concepts relevant to compensation. We discussed the different types of compensation. We discussed different types of reward in which we discussed internal and external reward and different examples of internal, external, explicit, financial and non-financial rewards. So in this video, we will discuss different other concepts relevant to compensation. So let's start today's lecture. तो जी आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जॉब इवैल्यूएशन को। जॉब इवैल्यूएशन क्या होती है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हम लोगों ने किस तरह किस पर्सन को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी है, किसको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट कितना रिवॉर्ड देना है, ये आज का लेक्चर का मेजर एम है। तो स्टार्ट करते हैं जॉब इवैल्यूएशन से। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि आप लोगों ने अब रैंक आउट करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए जी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन अगर हम लोग मेजर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो वो डेफिनेटली एक ही जैसी है। जैसे आप लोगों की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ डिपार्टमेंट्स की, डिपार्टमेंट वाइज बात करें, कुछ मैनेजमेंट के लोग हम लोगों को चाहिए, कुछ मार्केटिंग के लोग चाहिए हैं, कुछ प्रोडक्शन के रेलिवेंट लोग चाहिए हैं, कुछ आईटी वाले लोग चाहिए हम लोगों को, ठीक है जी, कुछ हम लोगों को फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स चाहिए हैं। हम लोगों को डिफरेंट, अब ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब हम लोगों ने जो जॉब इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस करना है, इसमें हम लोगों ने जॉब एनालिसिस में हर एक जो वैल्यू प्रोवाइड करनी है हर एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। तो इन अ जॉब इवैल्यूएशन यूजिंग job analysis information to systematically determine the value of each job in relation to all jobs within the organization। और दूसरी जॉब्स की निस्बत एक जो डिफरेंट जॉब्स की हमारे पास डिफरेंट जॉब्स हैं, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके लिहाज से एक दूसरे की कितनी इंपॉर्टेंस है उस चीज़ को इवेल्युएट करना है। इट मीन्स दैट जॉब इवेल्युएशन ranks the jobs in hierarchy that reflects in relative worth of job। जॉब की वर्थ को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वर्थ को आइडेंटिफाई करना है, नॉट ऑफ द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग दैट जॉब। इस पर्सन को हम लोगों ने पर्सन को इवेल्युएशन नहीं कर रहे, हम लोग पर्सन की इवेल्युएशन नहीं कर रहे जो जॉब परफॉर्म कर रहा है, बल्कि हम लोग उस जॉब की एक्चुअल वर्थ को हम लोग देखना चाह रहे हैं कि अगर एक मैनेजिंग डायरेक्टर है या फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, उसकी जो जॉब की रूटीन है या जॉब की ड्यूटी है, जो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कितनी उसकी वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस चीज़ को मैनेज देखना है हम लोगों ने, ना कि जो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उसकी वैल्यू को हम लोगों ने देखना है। तो देखते हैं जनाब मेथड्स कौन से हैं जॉब की इवैल्यूएशन के। 3 मेथड यूज़ किए जाते हैं बेसिकली। ऑर्डरिंग मेथड सबसे पहला है। ऑर्डरिंग मेथड में क्या होता है, जॉब्स आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस एंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉब है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसको सबसे ऊपर रखते हैं। फिर रिलेटिव टू जो डिफ़िकल्टी की जॉब है उसको अलहदा कर लेते हैं। जो डिफ़िकल्टीज़ के लिहाज से सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जॉब्स हैं, जो मैनेजरियल जॉब होती हैं वो डिफ़िकल्ट होती हैं। जैसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, उसने सारे फाइनेंस को मैनेज करना, ये एक डिफ़िकल्ट जॉब है, ठीक है। रिलेटिव टू ये आसान जॉब है कि एक पर्सन जो है वो प्रोडक्शन एरिया में काम कर रहा है या सुपरवाइज़र है, उसकी जॉब आसान है रिलेटिव टू। लेकिन जो पर्सन डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन के जिसने डिसीजंस लेने हैं, जो उसमें इन्वॉल्व है, वो उसकी क्रिटिकल जॉब है। एचआर मैनेजर की एक बहुत क्रिटिकल जॉब हो सकती है, ठीक है। तो हम लोगों ने हर जॉब की, अब एचआर मैनेजर से नीचे जो लोग हैं उनको उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने उनकी जॉब की इम्पोर्टेंस और जॉब की जितनी जो जॉब क्रिटिकल है, डिफ़िकल्ट है, उसके मुताबिक हम लोगों ने जो है उनको रैंक आउट कर लेना है, ऑर्डर दे लेना है। फिर क्लासिफिकेशन मेथड है, इवेल्युएटिंग जॉब्स बेस्ड ऑन प्री डिटरमिन्ड जॉब्स ग्रेड्स, स्किल्स, नॉलेज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जॉब्स में बी एट शॉप, क्लरिकल, सेल्स एट्सेट्रा।
अब क्लासिफिकेशन मेथड के थ्रू हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हम लोगों ने प्री डिटरमेंट कुछ ग्रेड्स रख लेते हैं, ठीक है, कुछ स्किल्स की बेस बनाते हैं, बेसिकली जैसे स्टैंडर्ड बना लेते हैं ना, स्किल्स कुछ स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, नॉलेज का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कुछ ग्रेड्स हैं, ठीक है। तो हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट जो टास्क हैं उनकी, फिर उनके मुताबिक हम लोग उसको असाइन कर दे हम लोग उसको जो है वो ग्रेड या नंबर असाइन कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड अ क्लासिफिकेशन मेथड, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको उनकी क्लासिफिकेशन हो सकती है, ठीक है। आगे जॉब की इंपॉर्टेंस के लिहाज से क्लासिफिकेशन हो सकती है। फिर एक पॉइंट मेथड, ब्रेकिंग पॉइंट मेथड है। इसमें क्या होगा कि ब्रेकिंग डाउन जॉब्स बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइबल क्राइटेरिया एंड द डिग्री टू विच these criteria exist on the job having higher degree or higher greater point is considered higher paying job। कुछ एक पॉइंट मेथड भी यूज़ किया जाता है जिसमें हम लोग जो है वो एक क्राइटेरिया के मुताबिक, ठीक है, एक आइडेंटिफाइबल क्राइटेरिया हम लोग उसको पहले स्पेसिफाई कर लेते हैं और फिर उसकी डेफिनेटली वो क्राइटेरिया इंपॉर्टेंस के लिहाज से होगा, उसकी जॉब की जो पोजीशन के लिहाज से होगा, और डिफरेंट वेज की हम लोग डिफरेंट जो है वो मींस के थ्रू उस इवेल्युएट कर लेते हैं उसको, और फिर उसके अगेंस्ट हम लोग जो है वो नंबर दे देते हैं, पॉइंट्स दे देते हैं, और जिसके पॉइंट्स सबसे ज़्यादा होंगे हम लोग उसको ज़्यादा कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है जी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पे स्ट्रक्चर, अब ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों ने जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिहाज से हम लोगों ने पे स्ट्रक्चर बनाना है। पे स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों ने किसको कितनी कंपनसेशन देनी है, कितने पैसे हम लोगों ने पे करने हैं, ठीक है जी। अब क्या करना है जनाब, कंपनसेशन सर्वे यूज टू गैदर फैक्चुअल डाटा ऑन पे प्रैक्टिसेस अमंग फर्म्स एंड कंपनीज विद इन स्पेसिफिक कम्युनिटीज। अब सबसे पहले तो ये बात है कि अब हम लोगों ने देखना है, जो हम लोगों के पास एक पोजीशन है, फॉर एग्जांपल मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन है, या हम लोग कह सकते हैं अकाउंट एग्जीक्यूटिव की पोजीशन है। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की पोजीशन है अली इंटरप्राइज, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम लोगों ने देखना है कि हमारे जो साथ हमारे जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी इंडस्ट्री के रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो कितना पे कर रही हैं अपने अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव को। हम लोगों ने उसके लिहाज से ही पे अपनी जो है वो उसको कंपनसेशन को जो है वो सिलेक्ट करना है। अक्सर ऐसे होता है कि आपकी जो पे स्केल्स होते हैं वो मार्केट के मुताबिक ही सिलेक्ट किए जाते हैं। अगर आप लोग फ्रेशर हैं, आप लोग मार्केट में जाते हैं, आप लोगों को हायर किया जाता है एज अकाउंट ऑफिसर के तौर पर, तो आपको 20 से 25 हज़ार पाकिस्तानी, अगर पाकिस्तान की बात करें तो 20 से 25 हज़ार रुपये पर आपको जो है वो स्टार्ट दिया जाता है कि 20 से 25 हज़ार से आप लोग स्टार्ट करें, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की ग्रोथ होती जाती है। तो सबसे पहला जो काम करेंगे आप लोग वो ये करेंगे कि जो आप लोग के रेलेवेंट इंडस्ट्री है वहाँ पर क्या पे स्केल चल रहा है उसके मुताबिक आप जो है वो पे स्केल जो है वो ले लेंगे। देन है वेज कर्व। दिस मैसेज इज बेस्ड ऑन पॉइंट सिस्टम एंड पे अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स कोड। वही पॉइंट्स हम लोग बेस करेंगे जॉब की इंपॉर्टेंस के लिहाज से, उसकी क्रिटिकलिटी के लिहाज से, ठीक है, डिफ़िकल्टी के लिहाज से, और फिर हम लोग वेज कर्व का मेथड यूज़ करते हुए जिसके पॉइंट जितने ज़्यादा होंगे हम लोग उसको सैलरी भी उतनी ज़्यादा दे देंगे, ठीक है। देन वेज स्ट्रक्चर, अ पे स्केल शोइंग रेंज ऑफ पे विद इन ईच ग्रेड। जिस तरह से आप लोग देखते हैं, अगर आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो 16 स्केल की और पे है, 17 की और है, 18 स्केल की और पे है, 19 की, 20 की, 21 की, डिफरेंट पे स्केल्स हम लोगों को दे दिए हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में भी इसी तरह से डिफरेंट पे स्केल्स हो सकते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कम यूज़ होता है ये तरीका, ठीक है, लेकिन क्योंकि उनको रैंक के लिहाज से हम लोग पे देते हैं। जैसे एक अकाउंट एग्जीक्यूटिव की जो, या अकाउंट ऑफिसर की एक पे अगर हम लोग 25 हज़ार कंसिडर करते हैं, तो दूसरा एक जो पर्सन है उसको, जो हमारा फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है, मे बी उसकी 30 हज़ार से स्टार्ट कर रहे हों, 35 हज़ार से स्टार्ट कर रहे हों, तो ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होता है, ठीक है। तो ये हम लोग कुछ बेस पे स्केल्स को भी फॉलो करते हैं जिसके मुताबिक हम लोग जो है वो अपना जो है कंपनसेशन का जो है वो मेथड चूज़ करते हैं, किस तरह से पे स्ट्रक्चर रखा जाए। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आप लोगों के पे स्ट्रक्चर को डेफिनेटली इफेक्ट करेंगे। सबसे पहला है जियोग्राफिकल डिफरेंसेस। लेबर की कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पाकिस्तान में, अगर आप लोग इंडिया में,
अगर आप लोग बांग्लादेश में या ऐसे ही किसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आप लोगों को लेबर बहुत इजीली अवेलेबल है, तो वहाँ पर लेबर के रेट्स चीप होंगे। लेकिन अगर वही आप लोग काम कर रहे हैं किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर लेबर का मिलना बहुत मुश्किल है, लेबर आप लोगों को मुश्किल से मिलती है, वहाँ पर वेजेस के जो लेबर के पे रेस होंगे वो हाई होंगे। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो हाँ, या हमारे अगर एशियन स्पेसिफिक की बात करें तो एशियन पैसिफिक में ज़्यादातर लेबर स्पेस जो है वो कम है। हम लोग उनका स्ट्रक्चर उस लिहाज से जो है वो सेट आउट करते हैं। अब यूरोपियन साइड्स की बात करें तो वहाँ पर लेबर्स की ज़्यादा पे की जाती है। देन डेफिनेटली लेबर सप्लाई की बात करते हैं। वन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो है तो डेफिनेटली इंक्रीज़ करनी पड़ेगी क्योंकि लोग नहीं मिलेंगे। कंपटीशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैच लीड एंड लैग इन मार्केट, इसका मतलब है कि मार्केट में अगर आप लोगों ने कंपटीशन को बरकरार रखना है तो आप लोगों को कुछ एम्प्लॉयज़ को अपने पास रिटेन करना पड़ेगा, मे बी ज़्यादा इंसेंटिव्स देकर, मे बी ज़्यादा पे स्ट्रक्चर देकर। क्योंकि अगर आपका एक एम्प्लॉई है ऐसा है जो कि फॉर एग्जांपल आपके पास असद उमर साहब हैं और वो एक बेहतरीन जो है वो माइंड है, और आप अगर वो उनको कोई और कंपनी आपसे ज़्यादा इंसेंटिव देती है, अगर वो छोड़कर जाना भी चाहते हैं तो फिर आप मजबूर होंगे कि उनको उनसे भी ज़्यादा कंपनसेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए, क्योंकि आप लोग उस पर्सन को नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो आप लोगों का एक्चुअल जो है वो माइंड ब्रेन है। तो इसलिए कंपटीशन जो है वो आप लोगों को वहाँ पर जो है वो डेफिनेटली पे स्ट्रक्चर आपका चेंज हो सकता है। आप जो 2 करोड़ में एक पर्सन को हायर किया हुआ था, तो अगर कंपटीशन है वही पर्सन को दूसरी कंपनी 2.5 करोड़ में हायर करना चाहती है तो डेफिनेटली आप लोगों को 2.5 करोड़ से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे अगर आप लोगों को उस पर्सन को रिटेन करना है। देन कॉस्ट ऑफ लिविंग है। डेफिनेटली कलेक्टिव बार्गेनिंग है, रेज ऑन डिमांड ऑफ यूनियन। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ पर यूनियन का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, लेबर यूनियन का, जहाँ पर लोग स्ट्राइक्स पर आ जाते हैं। वहाँ पर अक्सर औकात हम लोगों को जो लेबर जो पे स्केल्स है उसको उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है जी। तो अक्सर जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस में लेबर यूनियंस होती हैं जो कि लेबर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। तो अगर आप लोगों को उनके साथ बार्गेनिंग में, अगर आप अच्छे हैं बार्गेनिंग में, तो आप लोग में भी उनको मार्केट के लिहाज से ही कंपनसेशन पर राज़ी कर लें। लेकिन अगर आप पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको अपने पे स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ सकता है। तो ये भी फैक्टर है जो इफेक्ट कर सकता है। देन एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करने में, ठीक है, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो किस तरह से आप लोगों को जो है वो जो है रिस्पॉन्स करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कुछ स्पेशल केसेस भी कंपनसेशन के डिस्कस कर लेते हैं। इंसेंटिव कंपनसेशन प्लान भी होते हैं। इसमें क्या है जनाब, इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स होते हैं जिसमें मोटिवेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल वर्क परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर एक इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स में हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा मोटिवेशन प्रैक्टिसेस है जिसमें हम लोग इंडिविजुअल पर्सन की, हर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जज आउट करते हैं और उसके मुताबिक हम लोग कंपनसेशन जो है वो देते हैं। जैसे एक एम्प्लॉय है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो हेड है, उसने अपनी बेहतरीन कोशिशों से, बेहतरीन स्किल्स यूज़ करते हुए कंपनी की सेल को 50% तक बढ़ा दिया है। तो अब यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उसको रिवॉर्ड देंगे, उसकी पे स्केल को हम लोग इंक्रीज कर देंगे। फिर ग्रुप इंसेंटिव्स की बात करते हैं। मोटिवेशनल प्लान प्रोवाइडेड टू अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन देयर कलेक्टिव वर्क। आप लोगों ने एक टास्क दिया था एक ग्रुप को, एक स्पेसिफिक टीम को, एक ग्रुप को, कि भाई आपने ये अगर टास्क परफॉर्म कर लिया, अगर एचआर मैनेजर्स को ये टास्क दिया कि आपने जॉब अप्रेजल का करना है, ये जॉब इवैल्यूएशन करनी है, और हमारे यहाँ जो इश्यूज चल रहे हैं, टर्नओवर का इशू चल रहा है और एम्प्लॉयज़ की डीमोटिवेशन का इशू चल रहा है, अगर आप लोगों ने इस मसले को हल कर लिया इन द स्पेसिफिक गिवन टाइम, तो हम लोग आपकी सैलरी में इजाफा कर देंगे। तो अगर एक ग्रुप अपनी जो है वो बेहतरीन स्किल्स को यूज़ करते हुए वो इशू सॉल्व आउट कर देता है तो डेफिनेटली उसके ग्रुप इंसेंटिव्स भी बढ़ जाएंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। वाइड इंसेंटिव्स, अ मोटिवेशन सिस्टम दैट रिवॉर्ड ऑल फैकल्टी मेंबर्स बेस्ड ऑन हाउ वेल द इंटायर ग्रुप परफॉर्म। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी की पूरी बेहतरीन परफॉर्म करती है, प्रॉफिट में जा रही है, तो हम लोग जो है प्रॉफिट में जाने की वजह से एम्प्लॉयज़ को, सारे एम्प्लॉयज़ को जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, उनको इंसेंटिव्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं।
देन सेकंड चीज़ है पेइंग फॉर परफॉर्मेंस, रिवार्डिंग एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन देयर जॉब परफॉर्मेंस के लिहाज से हम लोग कह सकते हैं कंपिटेंसी की बेस पर, ठीक है जी, हम लोग बेस्ड कंपिटेंसी बेस्ड कंपनसेशन हो सकती हैं, जेट रिवॉर्ड स्किल्स नॉलेज एंड बिहेवियर। अगर आप कहते हैं आप लोग जब एम्प्लॉय हैं हायर किए गए हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन बीकॉम ऑनर है, एमकॉम है, ठीक है, या आप लोग कहते हैं बीबीए है या एमबीए है, आपको ये कहा जाता है कि अगर आप लोग कोई प्रोफेशनल डिग्री सीए, सीसीए, एसीएमए या कोई भी ऐसी प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपका रैंक स्केल बढ़ा दिया जाएगा। तो डेफिनेटली आपकी स्किल्स की वजह से वो बढ़ाया गया है, बिहेवियर आपका बहुत अच्छा है, ठीक है, तो उसकी बेस पर भी आपको जो है वो परफॉर्मेंस आपकी जो पे जो है वो बढ़ाई जा सकती है, ठीक है जी। ब्रॉड बैंडिंग पेइंग एम्प्लॉयज एट प्रेजेंट लेवल बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ कम्पिटेंसी एंड टीम बेस्ड कम्पिटेंसी कंपनसेशन भी दी जा सकती है। अगर आप लोगों को टीम का एक टास्क दिया गया, अगर आप लोगों ने परफॉर्म किया, अगर आप गुड टीम वर्कर हैं तो आपकी पे में इजाफा किया जा सकता है। तो हाउ वेल द टीम परफॉर्म कंपनसेशन फॉर टीम परफॉर्मेंस ऑन कलेक्टिव बेसिस, किस तरह से आप लोगों ने एक टीम में रहते हुए बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म किया और अपने टीम के जो टारगेट्स थे, गोल्स थे, उसको अचीव कर लिया, तो हम लोग कह उसको भी जो है वो ये भी उसके अगेंस्ट भी उनको जो है वो कंपनसेशन प्रोवाइड की जा सकती है। कुछ लास्ट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं, और भी कुछ एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन प्लान्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं कंपनी के पास, सिर्फ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स ही नहीं होते, इसके अलावा भी स्टॉक ऑप्शन का एक बेहतरीन तरीका होता है। कंपनी एम्प्लॉयज़ को कहती है कि हम लोग अपना शेयर्स जो है वो मार्केट में अपने फ़रोख्त करने के लिए जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इसके हम लोग उनको भी जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो लोग भी शेयर्स को खरीद सकते हैं, हम लोग उनको डिस्काउंट पर शेयर जो है वो इशू कर देंगे। बोनसेस डेफिनेटली इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं, ये बहुत आम प्रैक्टिस है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स जो है वो इशू किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जो है वो घर बनाने के लिए या डिफरेंट अदर कामों के लिए जो है इंटरेस्ट फ्री लोन है। परक्विजिट हैं, पर्क्स हैं, सैलरीज ऑफ मैनेजर्स, सप्लीमेंटल फाइनेंशियल कंपनसेशन और डिफरेंट जो है वो सप्लीमेंटल कंपनसेशन भी प्रोवाइड की जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ हाउस के, कार आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाती है, और भी डिफरेंट चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो जनाब टॉप मैनेजर सैलरीज हम लोग किस तरह से डिसाइड करते हैं, मैनेजमेंट सुपरस्टार्स एंड प्रोफेशनल एथलीट्स की हम लोग जो हैं वो सैलरीज को किस तरह से हम लोग टॉप मैनेजर सैलरीज जो होती हैं उसको किस तरह से मैनेज आउट करते हैं, बोनसेस साइन आउट करते हैं, परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं और उनको जो है वो गारंटेड कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं कि आप लोग हमारे साथ इतने साल तक जो है वो काम करेंगे, 5 साल का 10 साल का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। सप्लीमेंटल फाइनेंशियल कंपनसेशन भी कुछ प्रोवाइड की जाती हैं, बेस सैलरी प्लस बोनस एंड स्टॉक ऑप्शन, हायरिंग एंड रिहायरिंग बोनस, स्टॉक ऑप्शन एज फ्यूचर पेमेंट इज आल्सो कॉल्ड परफॉर्मेंस बोनस। तो सप्लीमेंटल फाइनेंशियल कंपनसेशन में डिफरेंट सैलरी के साथ साथ आप लोगों को कुछ और मजीद इजाफा जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले कि अगर आप लोगों ने अच्छा काम किया तो सैलरी के साथ आपको एक्स्ट्रा बोनस भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। सो लास्ट इज सप्लीमेंटल नॉन फाइनेंशियल परक्विजिट। परक्विजिट बेसिकली क्या होते हैं ये आप लोगों को समझना है, अट्रैक्टिव बेनिफिट्स ओवर एंड अबव अ रेगुलर सैलरी, ठीक है, ग्रांटेड टू एग्जीक्यूटिव्स आल्सो नोन एज पर्क्स लाइक। कौन कौन से परक्विजिट हो सकते हैं जनाब, इंश्योरेंस प्रीमियम हो सकता है, क्लब की मेंबरशिप दे सकते हैं, कंपनी की ऑटोमोबाइल गाड़ी दे सकते हैं उनको, लिबरल अकाउंट, स्पेशल रिटायरमेंट पैकेजेस प्रोवाइड किए जा सकते हैं। देन गोल्डन हम लोग कह सकते हैं, तो वो क्या है, अ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान फॉर एग्जीक्यूटिव इन केस दे आर स्वेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स हैं जो हम लोग इंसेंटिव्स के डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर एंड टुडेज टॉपिक कंपनसेशन। In this lecture we discuss different points, we discuss about the different types of rewards, job evaluation methods, ठीक है, और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया किस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ को हम लोगों ने सैलरी और इंसेंटिव्स के पैकेजेस प्रोवाइड करने हैं। आई होप आप लोगों ने इन सब कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अपना जो भी अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप लोग डेफिनेटली दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एचआर के जल्दी दोबारा
वीडियो अपलोड की जाएगी। थैंक यू सो मच।